व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द रिवीजन ऑफ फर्म्स। आज हम फर्म्स पढ़ेंगे। सर, फर्म्स का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप फर्म, जिसके बारे में आप क्लास नंबर 12वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो, 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो सबसे पहले कहते हैं, अगर आप किसी फर्म का ऑडिट शुरू करोगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? मैंने कहा उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसमें मुझे कई सारी प्यारी प्यारी चीजें देखने को मिलेंगी। सर, क्या उसका धंधा क्या है? नेचर एंड स्टाइल ऑफ द बिजनेस टू बी कंडक्टेड। अगर धंधा है तो ये धंधा कब तक चलेगा? कई सारी पार्टनरशिप टाइम बाउंड होती है, ड्यूरेशन बेस्ड होती है, तो आप पार्टनरशिप की ड्यूरेशन देख लेना। ठीक है सर। फिर इसके बाद पार्टनरशिप के बेसिक पॉइंट तो आपको आते ही हैं। क्या कि कौन कौन पार्टनर है, उन्होंने कितनी कैपिटल डाली, उस कैपिटल पे वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने पार्टनरशिप को लोन दिया तो उस लोन पे कितना इंटरेस्ट लेंगे। राइट, कैपिटल पे उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट्स कैलकुलेट कैसे होंगे। राइट, तो इस तरीके से आपने प्रोपोर्शंस देखना इन विच द प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड। प्लस आप देखोगे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद वो प्रॉफिट डिविजिबिलिटी निकालते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा आपने देखनी है कि अगर पार्टनरशिप को जरूरत पड़ती है तो क्या उसकी बोरोइंग कैपेसिटी भी है, तो वो एक बेसिक बात आपने देखनी है। प्लस पार्टनर्स को प्रॉफिट्स के अलावा जो सैलरी वगैरह मिलेगी और क्या वो कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं, ये बेसिक बेसिक बातें आपने कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में देखनी है। तो एक बार फटाफट रिवाइज करा दो, क्या है धंधा, क्या है ये धंधा, कब तक चलेगा, उस धंधे में कितनी कैपिटल लगाई है, किसने लगाई है, उस कैपिटल पे किसको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। ये 4-5 बातें इसमें आपने ध्यान में रख के चलनी है। प्लस बोरोइंग कैपेसिटी आ गई। और मैंने क्या बोल रहा था, एक बढ़िया वाला पॉइंट था, हाँ, प्रॉफिट्स के अलावा सैलरी वगैरह भी मिलेगी, तो आपने सैलरी देखनी है, प्लस क्या ये कैपिटल विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। बस 4-5 पॉइंट्स आप इसमें ध्यान में रख के चलना। अब सवाल उठता है कि सर फायदा क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द ऑडिट। तो मैं बताऊं, ऑडिट करने से ना भरोसा बढ़ता है। कहीं ना कहीं अगर इनको बैंक से लोन लेना होगा तो बैंक का भरोसा बनेगा, कल को इनको अपनी पार्टनरशिप फर्म बेचनी होगी तो सामने वाले का भरोसा बनेगा कि इनके प्रॉफिट्स ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी। मैंने कहा अगर बेचना नहीं भी है तो कहीं ना कहीं दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक वर्किंग पार्टनर होता है, नॉन वर्किंग पार्टनर। तो ये जब ऑडिट होते हैं अकाउंट्स, तो ये नॉन वर्किंग पार्टनर के इंटरेस्ट को बचाता है कि वर्किंग पार्टनर इसके मजे ना ले सके। तो ये कहता है कि अगर एक ऑडिट होता है तो कंट्रोल बना रहता है, कंट्रोल बना रहता है, तो इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट द अनड्यू एडवांटेज। कौन ले सकता है? वर्किंग पार्टनर अगेंस्ट द नॉन वर्किंग पार्टनर। ठीक है सर। अब अगर ये 2-3 चीजें अच्छे से रहेंगी तो डिस्प्यूट नहीं होगा। डिस्प्यूट किसको लेके नहीं होगा कि तुमने अकाउंट्स ठीक से नहीं बनाए, तुम्हारे में दिक्कतें हैं। तो डिस्प्यूट्स वाला पॉइंट है, ये एक आसान तरीका है टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, एंड अकाउंट सेटल वगैरह ठीक से हो जाते, तो डिस्प्यूट की जो रिक्वायरमेंट है वो मिटिगेट हो जाती है। ठीक है सर। अब ये डिस्प्यूट जनरली होते कब है? जब कोई आता है, जब कोई जाता है। जब कोई आता है, जब कोई जाता है, यानी एडमिशन और रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में। तो आपने 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, एडमिशन और डिसोल्यूशन। तो याद रहेगा, जब भी कोई पार्टनर की एडमिशन होती थी तो हम गुडविल कैलकुलेट करते थे, उसका शेयर कितना बनना चाहिए वो कैलकुलेट करते थे। तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स इजी टू कैलकुलेट दोस थिंग्स। प्लस जब भी आप कहीं नए पार्टनर को ला रहे हो तो उसके साथ जो आप नेगोशिएशन करते हो वो आसान हो जाती है। सो ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हेल्पफुल इन द नेगोशिएशन टू एडमिट अ पर्सन, स्पेशली जब आप काफी टाइम से बना रहे हो। इसी तरह जब कोई पार्टनर जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाती है, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स हैं उनका शेयर कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, बिकॉज आपके पास गुडविल की वैल्यू होती है, कैपिटल होता है और प्रॉफिट्स होता है। तो ये इजी पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। तो बस इसी फ्लो को याद रखना। 2 अच्छी चीजें होती है, सेफगार्ड होता है, रिलायबल होता है। अगर ये 2 अच्छी चीजें तो डिस्प्यूट नहीं होती, और डिस्प्यूट जनरली होते कब है? जब कोई आता है, जब कोई जाता है। तो एडमिशन और डिसोल्यूशन वाली बातें आप ध्यान रखेंगे। ये क्या हो गया? अब आता है सर सवाल, जब भी आप अकाउंट्स का ऑडिट करने जाओगे तो आपने क्या मैटर्स ध्यान में रखने हैं? हमने एक अच्छी चीज सीखी थी, क्या इस वाले टॉपिक में और इस वाले टॉपिक में फर्क क्या है? सर फर्क है, ये वाला टॉपिक कहता है आप क्या चीजें देखोगे बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट। तो मैंने कहा एग्रीमेंट देखेंगे, और एग्रीमेंट में ये सब बातें लिखी होंगी। ये कह रहे हैं जब ऑडिट करने लगोगे तो क्या क्या देखोगे। तो सबसे पहले आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या देखनी है? 3 चीजें देखनी है, ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपने देखना आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ऐसे ही मत घुस जाना कि पार्टनरशिप हम ऑडिट करना है, नहीं। तुम्हारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा, इट इज जस्ट लाइक योर एंगेजमेंट लेटर, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और स्कोप लिखा होगा, उस स्कोप पे क्या लिमिटेशन है वो सब बातें लिखी होंगी। ठीक है सर। और पार्टनर का साइन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब किसी ने भी साइन करके तुमको बुला लिया, नहीं, जो ऑथराइज पार्टनर है उसका साइन होना चाहिए। ठीक है सर। फिर आप इसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखोगे और मिनट्स बुक देखोगे। मिनट्स बुक में आप देखोगे कि जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए, सपोज इन्होंने बोरोइंग करी, सपोज इन्होंने कोई एसेट खरीदा, या इन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन करी, तो क्या वो सब चीजें ऑथोराइज थी कि नहीं। ठीक है सर। 4 बातें लिखिए, रीड करना, 2 याद रह जाएंगी। फिर उसके बाद सर अगली चीज क्या देखनी थी? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप देखोगे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका बिजनेस क्या है। तो ये 3 चीजें आपने देख ली। सर क्या? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट,
मिनट्स बुक, यानी जो भी इनका मिनट्स बुक को बोलते हैं पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, एंड उसके बाद आपने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट देख लिया। ठीक है सर, ये 3 चीजें हो गई। इसके अलावा अब आप क्या करोगे, अब आप इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लो कि क्या इन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखे टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स एंड ऑल। तो ये आपने इनको देखना है कि रीजनेबल और एडिक्वेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स देख लो फॉर द डिवीजन, और डिवीजन से पहले क्या आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए। तो ये 3-4 बातें आपकी ध्यान में आ गई। तो सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, सबसे पहले 3 डॉक्यूमेंट्स की बात कर लो, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पार्टनरशिप की डीड आपने देख ली, मिनट्स बुक देख ली, फिर उसके बाद आप अगले 3 चीजों की बात करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट से पहले टैक्स। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हमने बात की थी हमारे फेवरेट टॉपिक एलएलपी ऑडिट। कुछ बच्चों ने फाउंडेशन में पढ़ रखा है, कुछ ने अभी इंटर में पढ़ रखा है। एलएलपी ऑडिट को बस आपने गो थ्रू करना है, बहुत इजी टॉपिक है। 2 पार्टनर होने चाहिए मिनिमम, और जब मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलता हूं तो वो भी मिनिमम 2 होने ही चाहिए। इनके पास एक नंबर होना चाहिए। सर कौन सा? डीपिन। डीपिन क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे एक कंपनी होती है तो उसका सिन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक डायरेक्टर होता है तो उसका दिन होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर का दिपिन होता है। दीपिन का क्या मतलब है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये इन्होंने एक डेफिनेशन दी है स्मॉल एलएलपी की, ये आईसीआई ने अभी रिसेंटली आपके ऑडिट की बुक में ऐड करी है, तो एमसीक्यू बन सकता है। ये कहता है स्मॉल एलएलपी है जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी इसकी कैपिटल या कंट्रीब्यूशन 25 करोड़ के अंदर है, इसका टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर है, यानी इट इज लेस देन इक्वल टू 25 करोड़, इट इज लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो स्मॉल कंपनी होगी। फिर मैंने क्या बोला? मैंने कहा दोनों तो भाड़ में गई, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपका कैपिटल 25 करोड़ तक है या आपका टर्नओवर 40 करोड़ तक है, या का मतलब है दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर कैपिटल 25 करोड़ तक है या टर्नओवर पिछले साल का 40 करोड़ तक है, तो सर क्या होगा? 40 करोड़ बोल रहा हूं, 40 लाख, सॉरी करोड़ मत बोलो, लाख है सर, लाख, सॉरी लाख है। तो ये जो लाख तक है, एक तो ना, ठीक है, तो लाख तक है, तो अगर ये 25 लाख तक है या 40 लाख तक है तो फिर कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। एंड अगर दोनों कंडीशंस ऊपर जा रही हैं, मतलब टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चला गया एंड कंट्रीब्यूशन 25 लाख के ऊपर चला गया, तो ऑडिट कराने की नीड है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। अब सर एक बात बताओ, अगर किसी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ऑडिट वाली, तो क्या वो अपनी मर्जी से भी ऑडिट करा सकते हैं? हाँ। मैंने कहा जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब आपका पार्टनर ही कह रहा है कि एलएलपी का ऑडिट कराने का मन है तो करा ले, हमारा क्या जा रहा है। अब एक बात बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन होगी? बड़ा सिंपल है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कम ऑन, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और अदर बुक्स ऑफ अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स मतलब मनी रिसीव्ड, मनी एक्सपेंडेड, इसका एक खाता बनेगा। बैलेंस शीट मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, फलाना एंड एनी अदर आइटम्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद हमने कहा था एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आईसीआई का फेवरेट है। 2 तरह की चीजें होती है, मजेदार टॉपिक था, एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स। सीधा बोलो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ सर, तो ये होते हैं एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो एनुअल रिटर्न है उसका फॉर्म नंबर 11 था, एक और एक 11, मेरे 11। ये कब फाइल करना है? आरओसी के साथ फाइल करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 तो ये 60 डेज कब खत्म होंगे? 30 दिन अप्रैल के, 30 दिन मई, 30th ऑफ मई तक आपका आरओसी के हाथ में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है सर। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है, ये कब फाइल करना है? मैंने कहा 7 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बट क्या आप एग्जाम में 7 मंथ्स लिखेंगे? मैंने कहा नहीं, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओहो, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो है तो 7 मंथ्स ही, बट आपने लिखना है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 तो इसके 6 मंथ्स कब खत्म होंगे? 30th सितंबर। उसके 30 डेज कब खत्म होंगे? 30th अक्टूबर 2024। फिर एक बात बताओ, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? सर यहां पे चलती है डीपी की, डीपी यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर की। तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वही फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा, आगे के ऑडिटर भी। फर्स्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट हो जाना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। उसके बाद के जितने भी ऑडिटर्स हैं वो अपॉइंट हो जाने चाहिए 30 डेज, कम से कम नहीं, मतलब मैक्सिमम 30 डेज बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी हालत में 30 डेज बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हो जाने चाहिए। ठीक है सर। फिर ये कहता है कैजुअल वैकेंसी कौन भरेगा? वही डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर काम ना कर पाए तो पार्टनर कर सकता है।
तो ये कहता है पार्टनर कैन अपॉइंट द ऑडिटर अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल हो जाता है। तो ये बेसिक बात है, आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। डीपी का मतलब दीपिका पादुकोण नहीं है, ठीक है। रणवीर सिंह तुम्हारे साथ ततड़ ततड़ कर देगा फालतू बातें करी तो। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है ऑडिटर की ड्यूटी। दिस इज सेम एज द फर्म। सबसे पहले आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर, ठीक है सर। तो ये आपने राइटिंग में ले लेना है। फिर आपने इनकी मिनट्स बुक देखनी है, वहां पे भी देखते थे, यहां पे भी देख लेंगे, वेरी गुड, कि किन्होंने कोई डिसीजंस लिए, रेजोल्यूशंस पास करे। फिर आपने इनका एलएलपी का एग्रीमेंट देखना है, वहां पे भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट देखते थे। एग्रीमेंट में वही सारी बातें, बिजनेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कैपिटल क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, गुडविल कैलकुलेशन क्या है, ये सब बातें आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमको बचपन से आता है। एंड लास्ट में आप देखोगे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या देखना है, 3 बातें, इन पे फोकस करके चलना। जो भी रिकॉर्ड्स है क्या वो करेक्ट और रिलायबल है। एक तो हो गए रिकॉर्ड्स, एक हो गई बातें। बातें मतलब जो भी आपने इंक्वायरी करके इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगी क्या वो मिली, और अगर नहीं मिली तो उसको कहते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप। तो 3 चीजें हो गई, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो लिमिटेशन ऑन स्कोप। यहां आपके सारे के सारे पॉइंट्स डन डनाडन डन। तो इट टुक अस एनुअल रिटर्न टू कंप्लीट दिस टॉपिक। सर एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 है ना, तो 11 मिनट्स में हमारा पूरा का पूरा रिवीजन डन डनाडन डन।